हेलो दोस्तों। इंडियन पॉलिटी की इस सीरीज़ में हमारा ये नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तो मौलिक अधिकार किस भाग में है? भाग 3 में, आर्टिकल 12 से 35 तक। देखते हैं इनके बारे में। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को। ठीक है। अब जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों की विशेषता क्या है ये देख लेते हैं। इनकी एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इनमें से कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो केवल नागरिकों के लिए हैं, मतलब जो हमारे देश के नागरिक हैं उनके लिए हैं, और कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो सभी के लिए हैं, भले ही वो किसी दूसरे देश का व्यक्ति हो, उसको भी वो अधिकार दिए गए हैं। फिर ये असीमित नहीं है कि मतलब कि इनके खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की जा सकती या इन पे कोई रोक टोक नहीं की जा सकती, ऐसा नहीं है। असीमित नहीं है ये, ज़रूरत पड़ने पे इन पे रोक भी लगाई जाती है या इनको हटाया भी जाता है। वाद योग्य भी हैं ये, अगर कोई विवाद होता है तो इन पे वाद विवाद न्यायालय में जाके किया जा सकता है, और राज्य इन पर प्रतिबंध भी लगा सकता है। ठीक। फिर सरकार के एक पक्षीय निर्णय के विरुद्ध हैं ये, मतलब ये कि सरकार ये नहीं कि मनमानी करने लगे जिससे लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हो, तो ऐसा नहीं कर सकती। तो सरकार के एक पक्षीय निर्णय के विरुद्ध है। ठीक। अब मौलिक अधिकार जो हैं कुछ नकारात्मक विशेषता भी रखते हैं, इनमें कुछ नकारात्मक गुण भी दिखाई देते हैं। जैसे वो कौन से नकारात्मक गुण हैं? ये राज्य के प्राधिकार को सीमित करता है। ठीक है, मतलब राज्य के जो प्राधिकार हैं वो सीमित करते हैं मौलिक अधिकार, जबकि ये एक नकारात्मक व्यवस्था हो गई। ठीक। जबकि कुछ सकारात्मक विशेषताएं भी हैं, जैसे ये व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधा प्रदान करते हैं। ठीक। इनका उल्लंघन होने पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं हम लोग। अगली विशेषता क्या है? ये स्थायी नहीं है। ठीक, संसद इनमें कटौती कर सकती है, लेकिन कैसे? लेकिन संशोधन अधिनियम के तहत। अगर मौलिक अधिकारों में कटौती करनी है संसद को तो कैसे करेगी? संशोधन करके। ठीक, साधारण विधेयक के माध्यम से वो नहीं कर सकती ऐसा। फिर है राष्ट्रीय आपात के दौरान आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार क्या होते हैं? निलंबित किए जा सकते हैं। 20 और 21 नहीं किए जाते निलंबित किसी भी परिस्थिति में। आर्टिकल 19 क्या है? तो युद्ध और विदेशी आक्रमण के आधार पर, इन दो आधारों पर, युद्ध और विदेशी आक्रमण के आधार पर अगर राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है तो राष्ट्रीय आपात के दौरान इसको स्थगित किया जा सकता है, लेकिन सशस्त्र विद्रोह के दौरान नहीं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो राष्ट्रीय आपात लगता है उसके 3 आधार होते हैं: युद्ध, सशस्त्र विद्रोह और विदेशी आक्रमण। तो युद्ध, सशस्त्र विद्रोह और विदेशी आक्रमण, इन तीनों में से एक आधार ऐसा है जिसके आधार पर आर्टिकल 19 को निलंबित नहीं किया जाता है। तो वो आधार कौन सा है? सशस्त्र विद्रोह। नेक्स्ट है सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल या फिर गुप्तचर संस्थाएं, इनसे संबंधित क्रियाओं पर संसद प्रतिबंध लगा सकती है। ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 33 में। ऐसे इलाकों में जिनका क्रियान्वयन रोका जा सकता है, ऐसे इलाकों में इन मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन रोका जा सकता है जहां पर सेना विधि लागू हो। और ये जो सेना विधि है वो राष्ट्रीय आपात से अलग होती है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है। तो ऐसे स्थान पे जहाँ सेना विधि लागू हो तो किस आर्टिकल के तहत मौलिक अधिकारों को रोका जा सकता है? वो है 34। मौलिक अधिकारों से संबंधित विधि बनाने का अधिकार संसद के पास है, ना कि राज्य विधानमंडल के पास। ये किस आर्टिकल में कहा गया है? 35 में। अच्छा, अब ये देख लेते हैं हम लोग कि वे कौन से मौलिक अधिकार हैं जो केवल हमारे देश के नागरिकों को प्राप्त है, बाहर के लोगों को नहीं। तो केवल नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? 15, 16, 19, 20, सॉरी 15, 16, 19 और 29 और 30। तो 15, 16, 19, 29, 30। अब देखते हैं आर्टिकल 12 क्या कहता है।
तो आर्टिकल 12 क्या है, इसमें राज्य की परिभाषा है। आर्टिकल 13 क्या है, यहाँ पर मौलिक अधिकारों से असंगत विधियों के शून्य होने का प्रावधान है। आर्टिकल 13 में 4 सिद्धांत दिए गए हैं, इसके 4 सिद्धांत हैं: आच्छादन, पृथक्करण, अधित्याग और ग्रहण। ठीक, एक सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग समता या समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से लेके 18 तक। ठीक, तो एक पॉइंट है यहाँ पे, विधि के समान संरक्षण। ये व्यवस्था कहाँ से ली गई है? यूएसए से। ठीक, तो आर्टिकल 14 को देखते हैं। आर्टिकल 14 में क्या है? विधि के समक्ष समता का अधिकार। इसका स्रोत क्या है? ब्रिटेन में जो डाइसी के विधि सिद्धांत हैं उस पर आधारित है यह। अच्छा, इससे संबंधित कुछ केस हैं, वो केस देखते हैं। तो विधि के शासन को संविधान का आधारभूत ढांचा कहा गया। किस केस में? मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। समता व स्वेच्छाचारिता एक दूसरे के शत्रु हैं। ईपी रोयप्पा। एक व्यक्ति स्वयं एक वर्ग है। चिरंजीत लाल बनाम भारत संघ। नैसर्गिक और निष्पक्ष न्याय की अवधारणा किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 14 में। अच्छा, ठीक है। तो विधि के समक्ष समता मतलब समता का अधिकार है। इसका मतलब यह है कि राज्य अपने द्वारा बनाई गई किसी भी विधि में किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, ये बात तो 14 में कह दी गई, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। तो समता के अपवाद भी हैं। वो अपवाद क्या क्या हैं ये देख लेते हैं। आर्टिकल 361 क्या है? 361 अपवाद, इसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल को कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं। 105 इसमें संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार दिया गया है। 194 तो ठीक इसी प्रकार विधानमंडल के सदस्यों को विशेषाधिकार दिया गया है। 31 गा ये क्या कहता है? अगर किसी नियम में 39 खा और गा शामिल है तो इसे उस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि वो आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है। ठीक है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जहां 31 गा आता है वहां से अनुच्छेद 14 चला जाता है। तो 39 खा और गा में क्या है हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, नीति निदेशक तत्वों में। आर्टिकल 361 का, इसमें क्या कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति संसद या विधानमंडल की कार्यवाही को प्रकाशित करता है तो उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। ठीक, फिर विदेशी शासक, राजदूत, कूटनीतिज्ञ व्यक्ति दीवानी और फौजदारी मामलों के मुकदमे से मुक्त रहेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ एवं इसकी एजेंसी को भी कूटनीतिक मुक्ति प्राप्त है। तो ये सब समता के मतलब आर्टिकल 14 के अपवाद हैं कि कुछ लोगों को विशेषाधिकार दिया गया है। अब देखते हैं 15 में क्या कहा गया कि धर्म, जाति, मूल, वंश, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 के कितने भाग हैं? 5 भाग। तो 15(1) और 15(2), तो शुरुआत के जो 2 हैं वो क्या हैं? नागरिकों के लिए हैं। और लास्ट के जो 3 हैं 15(3), 15(4), 15(5), वो क्या है? ये राज्य की शक्ति से संबंधित है। ठीक, मतलब राज्य चाहे तो मतलब कुछ भी जोड़ सकता है उसमें। इसीलिए देखिए, शिक्षण संस्थाओं में जो आरक्षण है वो किस आर्टिकल के तहत दिया गया है? 15(4) के तहत। और इसके लिए संविधान में संशोधन किया गया था। कौन सा? प्रथम संविधान संशोधन 1951। प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं में विशेष छूट है किस आर्टिकल के तहत? 15(5) के तहत। इसके लिए भी संविधान में संशोधन किया गया था, 93वां संविधान संशोधन 2005। अब आर्टिकल 15 के भी कुछ अपवाद हैं। कहा गया है ना उसमें कि धर्म, जाति, मूल, वंश, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन किया जाता है कैसे? महिलाओं और बच्चों को विशेष छूट दी जाती है।
SC ST और OBC को आरक्षण दिया जाता है। कमज़ोर वर्ग के लिए विशेष व्यवस्था की जाती है। ठीक है, इनके लिए मतलब जो सरकारी और निजी शिक्षण संस्थान है उसमें 10% सीटें आरक्षित की जाती हैं। तो ये आर्टिकल 15 का क्या है, अपवाद है। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 16, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। ठीक है, तो एक तरफ लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता के बारे में कहा गया है, वहीं पे लोगों को आरक्षण भी दिया गया है। तो ये समाज की ज़रूरतों के हिसाब से होता है कि राज्य इसमें चाहे तो युक्त कारण के हिसाब से काम कर सकती है। तो समाज में कुछ वर्ग जो हैं तो उनकी स्थिति खराब है, सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति, तो उनको मुख्य धारा में लाने के लिए इस तरह के अपवादों को सामने लाया गया, अपवाद जोड़े जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ गलत नहीं है। देखते हैं OBC का जो 27% आरक्षण है ये किस संविधान संशोधन से संबंधित है। तो 93वां संविधान संशोधन 2005, और एक अधिनियम भी आया था इसमें, केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान प्रवेश में आरक्षण अधिनियम 2006। अच्छा, ये जो OBC का 27% आरक्षण है वो किस केस से संबंधित है। तो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामला, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मंडल आयोग 1992। ठीक है, तो इसमें जो है 27% आरक्षण जो है OBC का उसको वैध माना गया था। अब OBC में एक और व्यवस्था चलती है क्रीमी लेयर की। तो कौन लोग हैं जो क्रीमी लेयर में शामिल होंगे। तो क्रीमी लेयर में शामिल होने के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया क्या है, ऐसे व्यक्ति जो संवैधानिक पद पर हों, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश आदि हुए ये। फिर ऐसे व्यक्ति जो ग्रुप A और B की सेवाओं में हों। ठीक है, इसके अलावा कर्नल रैंक का अधिकारी, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर आदि। और सबसे मेन पॉइंट ये है कि जिसकी सालाना इनकम जो है 6 लाख रुपए हो, कम से कम 6 लाख रुपए हो, तो वो कौन सी कैटेगरी में जाएगा, क्रीमी लेयर की कैटेगरी में। ठीक इसी प्रकार से EWS है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो इसके तहत जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनको 10% आरक्षण दिया गया। ये व्यवस्था किस संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी, 103वां संविधान संशोधन 2019। तो EWS में शामिल होने के लिए भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं। तो क्राइटेरिया कौन कौन से हैं। तो पहला क्राइटेरिया वही है कि आपकी सालाना इनकम जो है कम से कम 6 लाख रुपए होनी चाहिए। ठीक, 5 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए, और दूसरा 1000 वर्ग फुट पर मकान होना चाहिए। ये चीज़ें हैं तो आप EWS में शामिल हो जाएंगे। ठीक, अब देखते हैं ये जो मंडल आयोग है 1992 का, इसके बारे में। तो मंडल आयोग का जब गठन हुआ तो गठन के समय मोरारजी देसाई की सरकार थी, लेकिन इसे BP सिंह की सरकार ने लागू किया था। इसके तहत एक आर्टिकल जोड़ा गया था 16(4), और 16(4) में क्या किया गया था, SC ST को प्रोन्नति में आरक्षण दिया गया था, प्रमोशन में। क्रीमी लेयर की पहचान के लिए एक समिति बनाई गई थी, उस समिति का नाम क्या था, रामानंदन समिति। 102वां संविधान संशोधन 2018, ये किससे संबंधित है। तो इसमें जो पिछड़ा वर्ग है OBC, उसके लिए राष्ट्रीय आयोग जो 1993 में बना था, OBC के लिए राष्ट्रीय आयोग 1993 में बन गया था, उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। और कहाँ रखा गया, आर्टिकल 338B में। 77वां संविधान संशोधन 1995, ये किससे संबंधित है, प्रोन्नति में आरक्षण को समाप्त कर दिया गया इसके तहत। ठीक है, समाप्त कर दिया गया, और साथ ही इसमें राज्य को ये अधिकार दिया गया कि अगर राज्य की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो राज्य SC ST को प्रोन्नति में आरक्षण दे सकता है। मतलब ये सब कुछ राज्य पे डिपेंड हो गया। और ये व्यवस्था किस संविधान संशोधन में जोड़ी गई, 85वां संविधान संशोधन 2001। 81वां संविधान संशोधन सन 2000, ये किससे संबंधित है। तो जो बैकलॉग की सीट निकलती हैं, बैकलॉग रिक्तियों से संबंधित है। अब आते हैं आर्टिकल 17 में।
17 क्या है? छुआछूत, अस्पृश्यता का अंत। ठीक, तो अस्पृश्यता शब्द को ना तो संविधान में और ना ही किसी अधिनियम में कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, बस संसद को यह अधिकार दिया गया है कि संसद अस्पृश्यता को रोकने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए नियम कानून बना सकती है। तो इसके लिए संसद ने एक अधिनियम पारित किया, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955। फिर आगे चल के इसका नाम बदला गया और नाम क्या रख दिया गया? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। फिर है आर्टिकल 18, उपाधियों का अंत। तो इसमें सेना और शिक्षा से संबंधित उपाधि को छोड़कर कोई भी व्यक्ति उपाधियां धारण नहीं कर सकता। इसके तहत एक नियम और बनाया गया। कौन सा केस था वो? बालाजी राघवन बनाम भारत संघ का मामला 1996। इसमें क्या कहा गया कि भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये चारों जो हैं उपाधियों के अंतर्गत नहीं शामिल है, तो ये धारण किया जा सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आता है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेके 22 तक। तो 19 को हम लोग 6 भागों में बांटते हैं। 19 एक का, खा, गा, घा, अड़ा, छा। ठीक है, जो चा था वो हट गया है, इसीलिए देखते हैं का में क्या है। 19 एक का में वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा इसी में क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता। 19 एक खा सभा और सम्मेलन का अधिकार है, केवल सार्वजनिक भूमि पर, वो भी बिना हथियार के। 19 एक गा संघ और संगम बनाने का अधिकार है। ठीक, 19 एक घा से घूमना, घूमने की स्वतंत्रता है, पूरे राज्य में व्यक्ति कहीं पे भी घूम सकते हैं। 19 एक अड़ा निवास करने की स्वतंत्रता है, पूरे राज्य में व्यक्ति कहीं पर भी निवास कर सकते हैं, पूरे देश में, सॉरी। 19 एक छा आजीविका की स्वतंत्रता, मतलब अपना पेट पालने के लिए कोई भी व्यक्ति कैसा भी रोजगार कर सकता है, बस वो समाज के विरुद्ध ना हो। ठीक है, अब ये जो अधिकार है पूरे, ये केवल राज्य के खिलाफ मामलों में दिए गए हैं, निजी मामलों में नहीं। मेन पॉइंट। इसके बाद इन सारे अधिकारों में किस चीज़ का अधिकार नहीं है? हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। ठीक, तो 19 एक का पर प्रतिबंध का अधिकार, 19 एक खा और 19 एक गा, इन तीनों में का, खा और गा में प्रतिबंध का अधिकार है। कैसे, किस आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? संसद लगा सकती है। किस आधार पर? देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा और विदेशों से मित्रवत संबंध आदि, ये सब क्या है? इन आधारों पर इन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। 5 या उससे अधिक लोगों का संगठन गैर कानूनी हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए एक धारा बनाई गई है कि 5 लोग या उससे अधिक लोग इकट्ठा ना हो। तो धारा कौन सी है? धारा 141। ठीक, 19 एक घा और 19 एक अड़ा, इस पर प्रतिबंध अगर लगना है तो उसका आधार क्या होगा? उसका आधार है आम लोगों तथा अनुसूचित जाति की सुरक्षा और उनका हित, ये प्रभावित नहीं होना चाहिए। भाई घूमना और निवास करना है ना इसमें, तो मतलब आप कहीं पे भी घूमिए या कहीं पे भी निवास करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उससे क्या है? आम लोगों का कोई हित ना डिस्टर्ब हो और ना ही अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा में कोई आ जाए। अच्छा, किन लोगों के घूमने पर प्रतिबंध है? कौन लोग हैं जो देश में इस तरह से नहीं घूम सकते? वैश्या, एड्स पीड़ित और अपराधी। ठीक, आर्टिकल 20 देख लेते हैं क्या है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 3 प्रकार से संरक्षण दिया जाता है। कार्योत्तर विधि से संरक्षण, दोहरे दंड से संरक्षण और आत्म अभिशंसन से संरक्षण। समझते हैं इनको क्या है। कार्योत्तर विधि से संरक्षण मतलब, तो किसी भी व्यक्ति को मतलब ऐसे अपराध के लिए दंड नहीं दिया जा सकता जो अपराध के लिए जो सज़ा मुकर्रर की गई है वो उस समय कानून में ना हो, पहले रही हो बाद में ना हो, तो आप पहले के हिसाब से दे दें, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, फिर है
दोहरे दंड से संरक्षण, मतलब किसी एक व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। आत्म अभिशंसन से संरक्षण, मतलब ये कि किसी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये हो गया। अब है आर्टिकल 21। इसमें क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें कुछ मामले हैं। गोपालन मामला 1950। ये क्या है? इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें ये कहा गया था कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार केवल कार्यपालिका के विरुद्ध है, विधायिका के विरुद्ध नहीं है। बोले ठीक है। फिर एक अगला मामला आया, मेनका गांधी मामला 1978। इसमें यह कहा गया कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध है। ठीक, अब नेक्स्ट पे बात करते हैं हम लोग। आर्टिकल 21 का, ये क्या है? इसमें शिक्षा का अधिकार है और इससे कौन सा वाद संबंधित है? मोहिनी जैन मामला। ठीक, तो इसके तहत संविधान में एक संशोधन किया गया था। वो कौन सा संशोधन था? 66वां संविधान संशोधन 2000। इसके तहत किया क्या गया? इसके तहत ये कहा गया कि राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देगा। ये उन बच्चों का क्या है? मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो इसके लिए एक एक्ट भी आया था, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। ओके, ये लागू कब हुआ है? ये जो अधिकार है, ये एक्ट कब लागू हुआ? ये जो एक्ट है 2009 का, कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, 2002 में संशोधन कर लिया गया था, लेकिन लागू कब हुआ है? 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, इसी एक्ट के तहत, RTE एक्ट 2009 के तहत। ठीक, अच्छा, वास्तव में जो शिक्षा का अधिकार है वो संविधान में कहाँ कहाँ पर दिया गया है? 21 का में है, 45 में है और 51 का में है। ये मौलिक अधिकार है, ये नीति निर्देशक तत्व है और ये मौलिक कर्तव्य है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 क्या है? गिरफ्तारी तथा निरोध से संरक्षण है। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति को, मतलब इसके कुछ नियम है, जैसे किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसको गिरफ्तारी की वजह बतानी पड़ेगी और वजह बताने के साथ साथ उसको 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाएगा। और इस 24 घंटे में कौन सा समय शामिल नहीं होता? इसमें वो समय शामिल नहीं होता जो रास्ते में ले जाते समय लगता है मजिस्ट्रेट के पास। ठीक है, ये चीज़ हो गई। और जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसको अपने मन से वकील रखने का अधिकार है। ठीक है, तो ये सब वो चीज़ें हैं। तो इसमें निरोध की अवधि कितनी है? निरोध की अवधि है 3 महीने। हालांकि 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे 2 महीना कर दिया गया था, लेकिन यह अभी तक व्यवहार में नहीं आया है। अब है शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक। तो आर्टिकल 23 क्या कहता है? मानव व्यापार तथा बालात श्रम पर निषेध है। ठीक है, और ये किसके विरुद्ध है, किसके खिलाफ है? ये राज्य और किसी व्यक्ति दोनों के खिलाफ काम करता है। इसके तहत कुछ नियम बनाए गए हैं, कानून है, वो देख लेते हैं। अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, ठेका श्रमिक अधिनियम 1970 और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। आर्टिकल 23 का जो है कुछ अपवाद भी है। अपवाद क्या है? कि राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अनिवार्य सेवा, जैसे कि सैन्य सेवा हुई या सामाजिक सेवा हुई, वो आरोपित कर सकता है लोगों के ऊपर। ठीक है, और इसके लिए उसे पैसे देने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन ये भी है यहाँ पे एक पॉइंट ये भी है, हाँ, कि राज्य इसमें धर्म, जाति, मूल, वंश, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि इनको काम दे दिया, ये छोटे वर्ग के लोग हैं तो इनको काम दे दो, बाकी बड़े वर्ग के लोगों को आराम दो, इस तरह का नहीं। ठीक है, अब है
आर्टिकल 24 ये सीधे बच्चों से संबंधित है कि कारखानों में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, तो ये जो प्रतिबंध है वो किस उम्र के बच्चों के लिए है? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। इसके लिए कुछ नियम कानून देखते हैं। बाल श्रम प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम 1986। फिर क्या हुआ कि 2016 में इसे संशोधन किया गया और इसका नाम बदल दिया गया, और इसका नाम अब क्या हो गया? बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम 1986। अब कुछ अधिनियम और हैं, उनके देख लेते हैं कब कब पारित हुए वो। बालक नियोजन अधिनियम 1938, कारखाना अधिनियम 1948, खान अधिनियम 1952, वाणिज्यपोत परिवहन अधिनियम 1958, बागान श्रम अधिनियम 1951, मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1951, प्रशिक्षु अधिनियम 1961, बीड़ी तथा सिगार कार्यक्रम अधिनियम 1966, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये फंडामेंटल राइट का जो टॉपिक है उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।